नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट। मैं हूं आपके साथ अंशिका। डीडी स्पोर्ट्स पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज इस शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां, दिन भर की अहम खबरें, कुछ खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां। साथ ही दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की यादें। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस से। पाकिस्तान से कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं, लेकिन एशिया कप में होगी भारत पाक भिड़ंत। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल दूसरे दिन डल झील पर खिलाड़ियों का दमखम। अभिनव बिंद्रा ने कहा, भारतीय खेलों के लिए नया स्पोर्ट्स एक्ट बना गेम चेंजर। अजय सिंह लगातार तीसरी बार बने बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष। प्रीमियर लीग ट्रांसफर विंडो में टूटा रिकॉर्ड, 2.36 बिलियन पाउंड से ज्यादा खर्च। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के स्पोर्ट्स डगआउट की उस खबर से जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। भारत सरकार ने यह साफ किया है कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज नहीं होगी। 21 अगस्त को खेल मंत्रालय के सूत्रों ने पुष्टि की कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान के खिलाफ केवल मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स में ही खेलेगी, यानी सितंबर में होने वाली एशिया कप में टीम इंडिया के भाग लेने पर कोई रोक नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल क्रिकेट सीरीज 2012-13 के बाद से बंद है। सरकार की यही नीति आगे भी बरकरार रहेगी। भारतीय टीमें पाकिस्तान का दौरा नहीं करेंगी और न ही भारत किसी बायलैटरल सीरीज में पाकिस्तानी टीमों की मेजबानी करेगा। हालांकि वर्ल्ड कप, ओलंपिक या एशिया कप जैसे मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स इससे अलग हैं। इनका आयोजन तीसरे या न्यूट्रल वेन्यू पर होता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के तहत आयोजित एशिया कप में भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मुकाबला 14 और संभवतः 21 सितंबर को दुबई में खेला जाएगा, जबकि फाइनल 29 सितंबर को होगा। भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि भारतीय टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत धीरे धीरे अपनी चोट से उभर रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर पिछले महीने लगी गंभीर चोट के बाद अब पंत ने सोशल मीडिया पर एक सकारात्मक अपडेट साझा किया है। उन्होंने अपने पैर की तस्वीर और एक वीडियो डाला है, जिसमें हार्ड कास्ट हटा हुआ नजर आ रहा है, यानी रिकवरी की राह पर वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि फिलहाल उन्हें आराम की सलाह दी गई है। बीसीसीआई ने उन्हें आगामी एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम से बाहर रखा है। इतना ही नहीं, पंत घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में भी शामिल नहीं हो पाएंगे। ये सीरीज 2025 से 27 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होगी। और वहीं खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आज दूसरा दिन रहा और अभी तक सभी मुकाबले आप सीधे डीडी स्पोर्ट्स पर देख रहे थे। डल झील की लहरों पर खिलाड़ियों का जज्बा दिखा काइकिंग, कैनोइंग और रोइंग जैसे रोमांचक इवेंट्स में। 3 दिवसीय प्रतियोगिता 23 अगस्त को समाप्त होगी, जिसमें 500 से ज्यादा खिलाड़ी 5 तरह के खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। इनमें रोइंग, कैनोइंग और काइकिंग में कुल 24 मेडल दांव पर हैं, जबकि शिकारा, स्प्रिंट्स, ड्रैगन बोट रेस और वाटर स्कीइंग प्रदर्शन का आकर्षण बने हुए हैं। इससे पहले कल हुआ उद्घाटन समारोह बेहद रंगारंग रहा। लोक नृत्यकों और स्थानीय कलाकारों ने समारोह में 4 चांद लगा दिए। श्रीनगर के शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में एथलीट, कोच और वॉलंटियर ने KIWSF 2025 का भव्य स्वागत किया। केंद्रीय युवा मामले और खेल राज्य मंत्री श्रीमती रक्षा निखिल खड़से, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला ने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि एक कैपिटल अभी वाटर स्पोर्ट्स का बन चुका है, और उसी तरह वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी हमें इसे कैपिटल बनाना है कि सभी इवेंट वाटर स्पोर्ट्स के जितने भी आने वाले दिनों में होंगे वो यहाँ पे कश्मीर में होने चाहिए। और एक स्पोर्ट टूरिज्म की तरह अगर हम इसे देखें तो काफ़ी अच्छा
इसे हम आगे लेके जा सकते हैं और ना कि सिर्फ हमारे देश तक इसे सीमित ना रखते हुए हम इंटरनेशनली इसको स्पोर्ट टूरिज्म कैसे बना सकते हैं, इसलिए हमें सबको कोशिश करनी है। मेजबान जम्मू कश्मीर के लिए शुरुआत शानदार रही। डल झील में शिकारा चलाने वाले 17 वर्षीय मोहसिन अली ने फेस्टिवल का पहला स्वर्ण पदक जीतकर सबका दिल जीत लिया। भारतीय खेलों के लिए एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। दशकों से चली आ रही गवर्नेंस की चुनौतियों और खामियों को दूर करने के लिए तैयार किया गया स्पोर्ट्स एक्ट अब भारतीय खेलों को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का वादा करता है। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा ने इस एक्ट को भारतीय खेलों के लिए बेहद फायदेमंद बताया है। 2008 बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले अभिनव बिंद्रा ने कहा कि ये एक्ट भारतीय खेलों के लिए बदलाव की नई शुरुआत है। I think this act heralds a new start for Indian sport. I think it is no secret that we've struggled a little bit with governance over the past couple of decades, and I think the act now gives a very solid framework for us to take Indian sport to new heights. बिंद्रा के मुताबिक स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल की स्थापना इस एक्ट का सबसे अहम कदम है। अब खेलों से जुड़े विवाद और मुकदमे लंबे समय तक अटके नहीं रहेंगे, बल्कि जल्दी उनको समाधान मिलेगा। I think there are many positive elements within the act. You know, the sports tribunal for one. We've had a lot of litigation in Indian sport, and the creation of the tribunal, I think, is a very, very positive thing because it will give, specific attention to sports-related matters and disputes, and they can, be taken to their logical conclusion quickly. बिंद्रा के अनुसार ये एक्ट एथलीट सेंट्रिक है, यानी खिलाड़ियों को ही एग्जीक्यूटिव कमेटियों में शामिल किया जाएगा। इससे खेलों के प्रशासन में खिलाड़ियों की आवाज और मजबूत होगी। The act is also athlete centric, with the whole aspect of sports persons of merit coming into executive committees, and it kind of fosters an entry of athletes into administration. So I think that is very positive, and I really look forward to the positive implementation of this act across the board, which hopefully, and I'm quite positive, will take Indian governance standards to the next level. खेलों में महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी ये एक्ट अहम साबित होने वाला है। We live in an era of gender equity, and I think the inclusion of women into administration is something very, very positive. I think global sport has moved positively towards that direction, and it is nice to see that the trickle-down effect happening in India as well, and the act covers that aspect as well, so it's very positive. बिंद्रा ने साफ कहा कि इस एक्ट से ओलंपिक चार्टर की ऑटोनॉमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बल्कि ये कानून ओलंपिक चार्टर को ही मजबूती देता है। Well, I believe that the act makes it quite clear that at the end of the day, the Olympic Charter holds supreme. At the end of the day, world sport is governed by the Olympic Charter and the respective charters of the various international federations, and I think the act makes it quite clear that that holds supreme to a degree. So in that ways, I think the whole aspect of autonomy is quite significant. स्पष्ट है कि अभिनव बिंद्रा को इस नए एक्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका मानना है कि सही तरीके से लागू किया गया तो ये एक्ट भारतीय खेलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल सकता है। और अब वक्त है सोशल मीडिया बज़ का। भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम के लिए एक नई शुरुआत। नए हेड कोच खालिद जमील ने संभाला पहला कैंप। 6 दिन और 5 ट्रेनिंग सेशंस के बाद ब्लू टाइगर्स धीरे धीरे नए सिस्टम में ढलते नजर आ रहे हैं। और वहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की ओर से भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें सभी खिलाड़ी नए कोच के गाइडेंस में साथ मिलकर मेहनत करते दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर।
आज ही के दिन 2008 बीजिंग ओलंपिक में दुनिया ने स्प्रिंट के नए नए बादशाह को देखा। जमैका के उसेन बोल्ट ने 4x100 मीटर रिले फाइनल में टीम को गोल्ड दिलाया और 37.10 सेकंड का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ये बोल्ट का तीसरा गोल्ड और तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इसी के साथ वो ओलंपिक इतिहास के सिर्फ चौथे ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने तीनों स्प्रिंट इवेंट अपने नाम किए। उनसे पहले ये कारनामा 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक में अमेरिका के कार्ल लुइस ने किया था। तो ये था हमारा खास सेगमेंट ऑन दिस डे और अब बारी है हमारे स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया भर के खेलों से जुड़ी बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है आज की खेल से जुड़ी टॉप न्यूज। प्रीमियर लीग में इस बार ट्रांसफर मार्केट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कुल खर्चा पहुंच गया है 2.36 बिलियन पाउंड से ऊपर। लीग चैंपियंस लिवरपूल सबसे बड़े खर्च करने वाले रहे, लगभग 289 मिलियन पाउंड की डील्स। उनके बाद चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल भी भारी भरकम रकम खर्च कर चुके हैं। प्रमोट हुई टीम लीड्स यूनाइटेड ने भी एसी मिलान के फॉरवर्ड नोहा अकाफो को 18 मिलियन पाउंड में खरीदा। मतलब साफ है, इस बार हर क्लब खिलाड़ियों पर दिल खोलकर खर्च कर रहा है। यूएस ओपन 2025 के महिला सिंगल्स ड्रॉ में डिफेंडिंग चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 आर्यना सबेलेंका की शुरुआत होगी स्विट्जरलैंड की रेबेका मसारोवा के खिलाफ। वहीं सेकंड सीड और विंबलडन चैंपियन इगा स्वाइटेक अपने पहले राउंड में कोलंबिया की एमिलियाना अरांगो से भिड़ेंगी। अनुभवी वीनस विलियम्स के सामने पहले ही राउंड में कठिन चुनौती होगी, क्योंकि उनका मुकाबला चेक रिपब्लिक की 11वीं सीड कैरोलिना मुहोवा से है। पुरुष सिंगल्स ड्रॉ में टॉप सीड और डिफेंडिंग चैंपियन यानिक सिनर की शुरुआत होगी चेक खिलाड़ी विट कोप्रिवा के खिलाफ। वहीं स्पेन के कार्लोस अल्काराज का पहला मुकाबला होगा अमेरिका के रैली ओप्लेका से। दूसरी ओर नोवाक जोकोविक, जो 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने की तलाश में है, अपने अभियान की शुरुआत लर्नर टीम के खिलाफ करेंगे। दिलचस्प बात यह है कि अल्काराज और जोकोविक दोनों एक ही साइड ऑफ ड्रॉ में हैं। विंस्टन सलेम टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स क्वार्टर फाइनल में भारतीय मुकाबला देखने को मिलेगा। यूकी भांबरी और न्यूजीलैंड के माइकल वीनस की जोड़ी ने प्री क्वार्टर फाइनल में सैंटियागो गोंजालेस और ऑस्टिन क्राजेक को हराया। अब उनका सामना होगा रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर रोमे अर्नेओडो से, यानी क्वार्टर फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के बीच कड़ा टकराव तय है। ताइवान के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर लिन यून टिंग अगले महीने लिवरपूल में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले जेंडर टेस्ट कराएंगी। पेरिस ओलंपिक 2024 में लिन और अल्जीरिया की इमाने खलीफ ने अपने अपने वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता था, लेकिन दोनों खिलाड़ियों को लेकर जेंडर विवाद खड़ा हो गया था। अब विश्व चैंपियनशिप से पहले ये टेस्ट अनिवार्य किया गया है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट पद पर अजय सिंह लगातार तीसरी बार चुने गए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जसलाल प्रधान को हराकर एक तरफा जीत दर्ज की। 6 महीने से ज्यादा टले हुए इन चुनावों की देखरेख रिटर्निंग ऑफिसर राजेश टंडन और वर्ल्ड बॉक्सिंग के ऑब्जर्वर फेरूज मोहम्मद ने की। नए कार्यकाल में उत्तर प्रदेश के प्रमोद कुमार सेक्रेटरी जनरल और तमिलनाडु के पोन बस्करन ट्रेजरर चुने गए हैं। यूरोप स्मैश 2025 में भारतीय चुनौती समाप्त हो गई है। पुरुष डबल्स क्वार्टर फाइनल में मनव ठक्कर और मनोज शाह की जोड़ी जापान के हैरिमोटो और शिजुका से हार गई। भारतीय जोड़ी ने पहला गेम कड़ा लड़ा, लेकिन अंततः मैच 1-3 से हार गई। इसी के साथ टूर्नामेंट में भारत का सफर समाप्त हुआ। महिला हॉकी एशिया कप 2025 के लिए भारत की 20 सदस्यीय टीम का ऐलान हो गया है। ये टूर्नामेंट 5 से 14 सितंबर तक गोंजाओ, चीन में खेला जाएगा। कप्तानी की जिम्मेदारी होगी सलीमा टेटे पर, जबकि टीम के अनुभव और युवाओं का संतुलन रखा गया है। भारत पूल बी में है, जहां उसका सामना थाईलैंड, जापान और सिंगापुर से होगा। विजेता टीम को सीधे 2026 महिला हॉकी विश्व कप का टिकट मिलेगा। भारत की लेफ्ट आर्म स्पिनर गौहर सुल्ताना ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 37 साल की गौहर ने 50 वनडे और 37 टी20 मैचों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने वनडे में 66 और टी20 में 29 विकेट लिए। 2014 के बाद से वो भारतीय टीम का हिस्सा नहीं रही, लेकिन घरेलू क्रिकेट में रेलवे, हैदराबाद, बंगाल और पुदुचेरी के लिए खेलती रही। उन्होंने विमेन्स प्रीमियर लीग में यूपी वॉरियर्स की ओर से भी हिस्सा लिया।
वरिष्ठ बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने मुंबई रणजी टीम की कप्तानी छोड़ दी है। रहाणे ने कहा कि वो सिर्फ कप्तानी नहीं करेंगे, लेकिन मुंबई के लिए खेलते रहेंगे। उनकी अगुवाई में मुंबई ने 2023 से 24 सीजन में 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी जीती थी। हालांकि पिछले सीजन में टीम सेमीफाइनल तक ही पहुंच सकी। रहाणे का हालिया प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया। और अब स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की, जहां हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सभी को प्रभावित किया है। तो आइए उन खिलाड़ियों के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। 22 अगस्त 1957 को लंदन में जन्मे स्टीव डेविस स्नूकर की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार हैं। रिटायर्ड प्रोफेशनल प्लेयर डेविस ने अपने करियर में 28 रैंकिंग खिताब जीते। 1980 के दशक में उनका दबदबा इतना था कि 9 साल में 8 वर्ल्ड कप फाइनल खेले, 6 बार वर्ल्ड चैंपियन बने और लगातार 7 सीजन तक नंबर 1 रैंकिंग पर काबिज रहे। वो अकेले स्नूकर खिलाड़ी हैं जिन्हें 1988 में BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो हमारी तरफ से उनको हैप्पी बर्थडे। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट में बस इतना ही। हमारा वादा है कि खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचाएंगे सबसे पहले, सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो बने रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए और साथ ही कल देखना मत भूलिएगा फर्स्ट खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तीसरे दिन का सीधा प्रसारण सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स पर।